Give a thumbs up if you want it. All right. I'm Faryal Fatma, your host for this 3-day online workshop on how to write an article exclusively for our research and analysis department. This session will be led by the brilliant Amar bin Munir, and everyone's attendance is mandatory. But more than that, it's a great chance for all of you to polish your writing skills and raise the bar for our work. We will be meeting today, tomorrow, and on the 14th, all at 8 p.m. sharp. So let's stay engaged and make the most of it. So without further delay, I would like to welcome our speaker, Amar bin Munir. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I hope I'm audible. जी, it's a Yes, pleasure sure. to be here. Pleasure to be in. Yes, it's a pleasure to be here, to be invited by the esteemed Pakistan Justice and Rights Initiative. Hopefully, inshallah, we all learned something here today, including myself. But seeing as we're already pressed for time, I'd like to go ahead and start. Should I go ahead and start then? Yeah, sure. जी ठीक हो गया. Are you able to see the screen? जी ठीक हो गया. Then let's start ahead. सबसे पहले basically the heading of the topic is how to write an article. लेकिन to be very much to simplify it even further, what we're really going to discuss is how to research actually. रिसर्च करेंगे कैसे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिखेंगे कैसे, और आखिर में करना क्या है, और पब्लिश कहाँ करना है, कैसे करना है. सो दीज विल बी व्हाट वी विल बी कवरिंग इन ऑल 3 days इंशाल्लाह. पहले दिन में हम खाली ये डिस्कस करेंगे कि आपके रिसर्च स्टार्ट कहाँ से होगा, आप कहाँ कहाँ से रिसर्च करोगे, हाउ टू बेसिकली स्टार्ट इट ऑल, हाउ टू कॉन्सेप्चुलाइज एवरीथिंग बेसिकली. तो हम पहले सबसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हाउ टू कंडक्ट रिसर्च. तो इसमें आप गौर से अगर देख सकते हो, यहाँ 2 बातें लिखी हुई हैं, पिक अ टॉपिक और अंडरस्टैंड द टास्क यू बीन गिवन. ये सबसे जो पहला सेंटेंस है ऊपर. तो हम जब पिक अ टॉपिक पे आते हैं, ये ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें हम पहले गौर करते हैं. मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप करें. जी ठीक हो गया. ओके. तो पिक अ टॉपिक और अंडरस्टैंड द टास्क यू बीन गिवन. पिक अ टॉपिक. तो हम जब टॉपिक की बारी कहते हैं कि पिक अ टॉपिक, तो हम सोचते रहेंगे कि यार ये हाउ डू वी पिक अ टॉपिक बेसिकली. ये अंडरस्टैंड द टास्क यू बीन गिवन, ये अभी इसे साइड में करते हैं. लेट्स कीप दिस टू सेपरेट. इन दोनों को अलग कर देते हैं, अभी दीवार बना देते हैं बीच में. तो टॉपिक कैसे ढूंढना है, ये काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं. और क्योंकि हम लॉ के फील्ड में, ऑब्वियसली यू विल बी चूजिंग अ लीगल टॉपिक. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ लीगल टॉपिक एंड हाउ यू बी चूजिंग इट. तो कुछ लोग जो है ना, वो ज़्यादातर फिर कहते हैं यार जी मैं फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लिखूंगा. तो फिर यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ही हैज पिक्ड अ टॉपिक. A topic has to be narrow, it has to be specific, it has to be very specific. It cannot be covering a very broad subject, it must cover a very narrow subject, a very narrow topic. आप ऐसे सोच ले जैसे कि पिज़्ज़ा होते हैं या पाई होते हैं, उसकी हम जब स्लाइसेस काटते हैं, तो वो जो पूरा पिज़्ज़ा है ना, उसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ समझ लो. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एग्जांपल भी लेते हैं, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ समझो. उसकी जो स्लाइसेस है वो कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ टॉपिक्स है. उसमें आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आ जाते हैं जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आ जाते हैं नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जब चीज़ें, तो
अगर हम उसमें से एक पिज्जा स्लाइस काट दे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या कह सकते हैं हमारा टॉपिक है, वी फ्रॉम द होल पिज्जा वी पिक आउट वन स्लाइस and we say this is our topic, elements of our contract. Can we really then say that that is our topic? No, we must narrow it down even further. तो उसी स्लाइस के अंदर एक और छोटा सा पीस आप काटोगे, और छोटा सा, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी टॉपिक्स है। एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कैपेसिटी, कंसेंट एंड कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव, सो ऑन। ये मतलब ये वैसे एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, बट यू गेट द पॉइंट। तो इनमें से मैं कोई एक टॉपिक निकालूंगा, तो इनमें से मैं टॉपिक निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं निकाल देता हूँ ऑफर निकाल दो, तो मैं फिर ऑफर के ऊपर लिखूंगा, सो दैट्स माय टॉपिक। ठीक हो गया? ठीक हो गया, दैट इज माय टॉपिक। आई पिक्ड वन वेरी 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 स्पेसिफाइड, आई पिक्ड ऑफर। ऑफ कोर्स हाँ, अगर आपकी आर्टिकल ज़्यादा क्या कहते हैं, आप कहते नहीं यार इससे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड भी आप कर सकते हो, देन यस यू मे आल्सो चूज एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट देन ये आप में है, आपने उसको इस तरह लिखना होगा कि वो ज़्यादा, it does not go out of topics, and elements of a contract does become very very broad. So instead it is easier to, if you want to write on elements of a contract, it is far better. You may write on offer, write on acceptance, write on the other elements separately. ठीक हो गया? So that's more or less how you choose a topic. Of course इसमें शौक की बातें भी आ जाती है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट का वैसे एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें एक टॉर्ट भी आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जारी बात है, आपकी किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट होगा, किसी एक चीज़ में आपकी शौक होगी कि यार मैंने इस बात में लिखना है, लेकिन आपने लिखना भी इस तरह नहीं है कि यार बस शौक है, आप कहते हो यार इस चीज़ में यार कोई ख़ास मसला है, आपको ना वो यू आर गेटिंग डिस्टर्ब बाय इट, आप तंग हो रहे हो उस चीज़ से यार कि यार बस मैंने इसी चीज़ पे ही लिखना है, इसका कोई मसला है, ये मैंने हल करना है। आई वांट टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट, आई वांट टू सॉल्व इट। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, आई वांट टू गेट टू द जिस्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू सॉल्व इट। तो एक बंदे को ना एक चीज़ में ख़ास मसला भी हो, इंटरेस्ट है उस चीज़ में, मतलब इस तरह का इंटरेस्ट है दैट ही वांट्स टू गेट टू द बॉटम, बस पूरी ज़िंदगी ना वो तंग रहेगा कि यार इस चीज़ के अंदर वो ना घुस जाए। ठीक हो गया? तो एक इस किस्म का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर इस तरह आपने टॉपिक ढूंढने के, आपने इस तरह काटना है, नैरो इट डाउन, यू मस्ट नैरो इट डाउन। ठीक हो गया? यू मस्ट नैरो इट डाउन। ऑफ कोर्स यू मे आल्सो पिक ट्रेंडिंग टॉपिक्स कि यार आजकल के डेवलपमेंट में क्या क्या आ रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एग्जांपल लें, तो आजकल 26 तरवीम, द 26th अमेंडमेंट, उसमें बड़ी बातें आ रही हैं, लेकिन यू नो कैन नॉट चूज 26th अमेंडमेंट एज अ होल कि यार बस मैं 26th अमेंडमेंट मैंने चूज़ किया है तो बस यार इसमें मैं लिख दूँ। नो, आपने 26th अमेंडमेंट को एक खास मसला होगा, यार ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, यार इसमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के खिलाफ है, यार इसमें हमारे पूरी आइन की जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ गई हुई। सो यू मस्ट try to find something out, what you think is a problem with it, what you think you have an issue with it, in that context you cannot pick the topic broadly as it is. ठीक हो गया? So these are the gist of it and how to pick a topic. Of course इंटरेस्ट बनाने की अगर सवाल आ जाए कि यार इंटरेस्ट कैसे बनते एक चीज़ पे, तो पढ़ना। जो बंदा लॉ की फील्ड में इन्वॉल्व है, वेदर एज अ रिसर्चर, लॉयर, स्कॉलर, एकेडमिक, या एज अ जज इवन, they read and write, they're constantly reading, they're reading judgments, they're reading books, not just books, law books, proper academic books. So they're reading all these things, and they find a topic, they find something of interest to them. हाँ यार ये बात बहुत प्यारी है, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बात के ऊपर यार मैंने देखता अगर किसी और ने लिखा हुआ है, वो फिर देखते यार बहुत कम लोगों ने लिखा हुआ है, या शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं यार ये इसमें यार फिर भी कोई ना कोई कमी पेशी लग रही है मुझे, तो उस चीज़ पे लिख देते हैं। सो दिस इज मोर और लेस व्हाट यू डू, हाउ टू चूज अ टॉपिक। ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं दूसरे बात, अंडरस्टैंड द टास्क यू बीन गिवन।
So what do we mean by understand the task you've been given? जारी बात है, if you're working as a researcher somewhere, या अगर आप लॉ फर्म के अंदर काम करते हैं तो आपको पता होगा कि जो आपके बड़े वकील साहब है, आपके सीनियर है, वो आपको हमेशा एक प्रोपोजिशन देते हैं, यार ये प्रोपोजिशन है, ठीक हो गया, ये लीगल क्वेश्चन है, ये प्रोपोजिशन है, इसके ऊपर कुछ जजमेंट मेरे लिए ढूंढ के दो। तो व्हाट यू डू, यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यार ये मामला है क्या, ये क्या प्रोपोजिशन है, व्हाट इज इट। मतलब हो सकता है आपसे पूछ रहे यार इंटरिम मेंटेनेंस क्या ये मॉडिफाई हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हो सकता, या आपसे पूछ सकते हैं यार ये सिविल कोर्ट में रिवीजन के क्या क्या वो ग्राउंड्स है, या ये या वट एवर, यू गेट द पॉइंट। अगर जिन जिन लोगों ने इंटर्नशिप्स किया हुआ है या लॉ फर्म्स ज्वाइन किए हुए, या जिस तरीके से भी वकील के साथ काम किया हो, तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल इन्वॉल्व है कि वो बार बार समझते हैं, जब उसे प्रोपोजिशन मिलते हैं, टास्क जो मिलता है उसे वो समझते हैं, यार व्हाट इज़ द टास्क असाइन्ड टू मी, ये इस टास्क में है क्या, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी, व्हाट डू दे नीड मी टू अंडरस्टैंड, व्हाट डू आई हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप जब अंडरस्टैंड आपने समझने, ऑब्वियसली इफ यू टॉकिंग लीगली यू मस्ट obviously look at what the topic is about, what legal ground it's covering, what legal topic, what legal principle, ठीक हो गया। आपको अगर सेट ऑफ फैक्ट्स बताते हैं यार ये मामला है तो इसमें क्या किया जाए, तो ज़ाहिर बात है उस पर सबसे पहले आप कानून देखते हो और आप फिर जजमेंट्स देखते हो। सो सिमिलरली हियर, अगर आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च डिपार्टमेंट में, अगर आप लोग एग्जांपल लिया जाए, उसमें अगर आप काम कर रहे उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ टास्क दिए जाएंगे, आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, रिसर्च के ऊपर कहने की कहेंगे, तो आपने सबसे पहले समझना यार कि यार ये क्या पूछ रही है, ठीक है ये पूछ रही है, ये चीज़ें पूछ रही है, ठीक हो गया। तो मैं इसे और आपने इसे समझने के लिए क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं, व्हाट इज़ द रेलेवेंट लॉ, व्हाट कुड बी द रेलेवेंट जजमेंट्स। ऑफ कोर्स ये आगे भी, मतलब ये आगे सोर्सेज में भी इस पे ज़्यादा टच में जाऊंगा, लेकिन ये वैसी जनरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे the point I'm trying to make is that you will do legal reasoning, you will conduct legal reasoning। आप जैसे लोग कहते हैं थिंक लाइक ए लॉयर, तो आप जब टास्क भी मिलेगा आप लोग उसी वक्त भी वकील की तरह सोचते रहेंगे यार कि हाँ ये क्या मामला है, कैसे कैसे करने, क्या समझो। ऑब्वियसली आपने लिखना है, यू विल बी राइटिंग लाइक ए रिसर्चर, you will be writing like a researcher, but you will be thinking, you're none like a lawyer, or to be more specific, you will be using legal reasoning। अगर आप में से किसी ने उसूलुल फिक्र पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, तो उस पर आप लोग ने इज्तिहाद का सुना होगा, इज्तिहाद का पढ़ा होगा, द प्रोसेस ऑफ deriving sources of or the methodology of deriving fiqh from the sources of Islamic law, from the Quran and Sunnah। तो वो भी ना इज्तिहाद जब करते वो भी रीजनिंग करते। सो सिमिलरली you will be, एक थोड़ा complicated example है, but still I think you get the point, you will just be trying to understand, the topic that's been given to you, you will be trying to conduct legal reasoning। and obviously ये जो बाकी पॉइंट्स हैं यहाँ, ये भी अप्लाई करेंगे यहाँ, कि आप लोग को अब समझ आ गया कि पहला सेंटेंस जो है कि टॉपिक कैसे चुनना है या टास्क कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब आपने आगे क्या करना है, कम अप, ये जो यहाँ लिखा हुआ है रिसर्च क्वेश्चन बनना है, वही काम है जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, दैट यू विल हैव टू थिंक बेसिकली कि यार इसमें क्या मामला है, क्या सवाल है, एंड देन यार ये इसमें क्या क्या हम हल निकाल सकते हैं। और आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं, वेदर मेंटली और वेदर ऑन अ नोटबुक और हाउएवर यू फील लाइक, इस तरह कर सकते हो। एंड अगेन रिसर्च जर्नल्स, यू मे नोट डाउन, मेक अ रिसर्च जर्नल टाइप, you may note down all your points there, all your relevant points there relating to the topic। and of course एक किस्म का आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, जो ऐसे तीसरे स्टेटमेंट कह सकते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह सकते हो, जैसे कि यार ये मामला है, इसका ये स्टेटमेंट इसका बन रहा है जिसमें मुझे समझ आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात आ जाते इसमें, हम एग्जांपल लेते हैं मेंटेनेंस का, तो आपने सोचा होगा यार मेंटेनेंस का क्या मतलब है। हाँ, मेंटेनेंस दिया जा सकता है, नहीं, हाँ दिया जा सकता है। इंटरम मेंटेनेंस की ऑर्डर जो है वो क्या हाई कोर्ट मॉडिफाई कर सकती है, मेंटेनेंस वैसे भी कर सकता, वैसी मेंटेनेंस में अगर हो सकती तो इंटरम मेंटेनेंस में क्यों नहीं हो सकती। आप लोग कह देते हो, आप फिर प्लान बनाते हो और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कि हाँ इंटरम ये मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस पे ये जजमेंट्स ये सारा। एंड देन आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि यस इफ मेंटेनेंस में बी मॉडिफाइड देन इंटरम मेंटेनेंस भी may also be
मॉडिफाइड। ऑफ कोर्स ये जो सारी प्रोसीजरल बातें हैं, इफ ये खाली मतलब उन लोगों के लिए जिनको मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस है कि यार वो प्रोसीजरली हर चीज़ को नोट डाउन करे और उस हिसाब से अपना काम चलाए। जिन लोग को मतलब उस तरह काम करना चाहते हैं इंस्ट्रक्ट के साथ इंट्यूटिवली, जो मतलब बस दिमाग में सब कुछ हो गया, काम बस शुरू कर दे काम, आप वो उस तरह भी कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल बेसिकली, लेकिन फिर भी ये यहाँ मेंशन है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरह नोट करके उनकी मतलब प्रेफरेंस है, तो बेशक बिल्कुल करो, नो प्रॉब्लम। बट अगेन दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। मूविंग ऑन। हम अब आ जाते हैं रिसर्च पेपर की पार्ट्स कि रिसर्च पेपर में क्या क्या खास चीज़ें होती हैं। तो ये आप लोग की वैसे भी आई बिलीव रिसर्च पेपर से अभी इतना इतना लेन देन नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक किस्म का आप कह सकते हो एपेक्स चीज़ है, हर रिसर्चर का आप कह सकते हो एक एंड गोल है, हर रिसर्चर का एक किस्म का प्राइम अचीवमेंट है रिसर्च पेपर। तो उस चीज़ को समझने के लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है। तो यार सबसे पहले उसमें टाइटल, ऑब्वियसली आप लोग को एक टाइटल बन जाते, वर्किंग टाइटल बन जाते, जो आप लोग एक स्टेटमेंट सा बनता नहीं है, जो आप लोग स्टेटमेंट, मैंने जो आपको स्टेटमेंट का समझाया कि आप एक स्टेटमेंट से बना देते हो कि हाँ यार ये बात हो सकता है, तो वो एक किस्म का आपका वर्किंग टाइटल बन जाते हैं। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट, एक यहाँ जैसे लिखा हुआ है अ ब्रीफ समरी ऑफ द होल रिसर्च, इट इंक्लूड्स द टॉपिक, पर्पस, मेथड, की फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। ये भी मतलब ये बातें भी थोड़ी एक्स्ट्रा है, लेकिन अल्टीमेटली यू मे जस्ट कॉल इट अ ब्रीफ समरी, आपके आर्टिकल की पूरा समरी है एक। और मजे की बात ये जो एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल है ये आखिर में लिखा जाता है, हालांकि होते हैं सबसे ऊपर रिसर्च पेपर के। अगर किसी ने रिसर्च पेपर आप में से किसी ने देखा हो तो आपने देखा होगा कि ये सबसे ऊपर होता है, इट्स ऑन द टॉप ऑफ द रिसर्च पेपर। बट इवन देन इट्स रिटन एट द एंड, आखिर में लिखते हैं लोग। और कीवर्ड्स भी, मजे की बात यह है जब एक बंदा रिसर्च पेपर सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो वो जरी बात ही कोई खास किस्म की एक चीज़ लिखता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की रिसर्च पेपर ढूंढते हैं या 26th अमेंडमेंट, तो ये जो है कीवर्ड्स है, एक खास किस्म के अल्फाज है जिसकी बुनियाद पे आप अपने रिसर्च पेपर ढूंढ सकते हो। और उसके अलावा फिर इंट्रोडक्शन, यार आपके रिसर्च में किसके बारे में, यार ये क्या चीज़ है इसमें, what are the questions in your research paper, what are you trying to find out here, and of course how your research paper is structured as well, उसमें वो भी मौजूद है। लिटरेचर रिव्यू, जो बाकी किन लोगों ने, कोई 20-30 लोगों ने, वैसे तो आजकल ये ट्रेंड चलता है कि लेटेस्ट जो रिसर्चर्स है उनने क्या क्या बोला हुआ है, लेकिन इसमें खाली रिसर्चर्स नहीं, इसमें एकेडमिक्स एंड इवन बड़े बड़े स्कॉलर्स के अपने ओपिनियंस भी वहाँ मौजूद करने हैं, और वहाँ पर आपने बाकायदा रिव्यू करना है। रिव्यू से मुराद ये क्रिटिकली एवेल्युएट करना है। अगर फलाने बंदे ने एक इस टॉपिक में ये बात बोली है और आपको अच्छा लगा, आपने बोला यार ये सही बात बोले, तो क्यों सही बात बोले, व्हाई डू यू बिलीव दिस पर्सन has written a good thing, you must also discuss that. And if he has written something you do disagree with, then why do you disagree with him, what has he written that is disagree with him, क्या वो किसी चीज़ पे गलत था, incorrect था, did he interpret something incorrectly, and so on and so forth. एंड देन मेथडोलॉजी, कि आप किस मेथडोलॉजी के ज़रिए आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेथडोलॉजी आते हैं, जो सबसे ज़्यादातर लॉ में इस्तेमाल किया जाता है लीगल रिसर्च पे, वो होता है डॉक्ट्राइनल। डॉक्ट्राइनल से मुराद ये है कि यार डायरेक्ट हर जितने सोर्सेज आपने कलेक्ट किए उसे उसकी डायरेक्ट एनालिसिस करना, उसे समझना, और उसे फिर वहाँ उसकी बारे वैल्यूएशन लिखना, उसे इवेलुएट करना। और ये जो आगे है रिजल्ट्स, डिस्कशंस एंड कंक्लूजन्स, और फिर रेफरेंसेस। रिजल्ट्स तो ये होते हैं कि आपको क्या क्या मिले हैं, डिस्कशन ये है कि आपने क्या चीज़ जो ढूंढने हैं वो उसके ऊपर जो नरेशन है डिस्कस करो कि हाँ ये बात है, इससे हमें ये पता चला है, और आगे हम ये बात पता कराएंगे। और कंक्लूजन, यार आपने बस फाइनल जो बातें आपने कंक्लूड किया, आपके जो जवाब है समराइज फॉर्म में वो आपने लिखने हैं। और रेफरेंसेस जो है वो ज़री बात है आपने इंक्लूड करने की, ये रेफरेंसेस हैं कि इन फलाने लोगों को मैंने सेट किया, इन फलाने जजमेंट्स को सेट किया, ये आगे इसके ऊपर अभी बात करेंगे सोर्सेज पे फर्दर। लेकिन इस पर एक और मज़े की बात कह दूँ कि ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर्स है उसमें हर
वो डिपेंडेंट है। कुछ रिसर्च पेपर जो है वो कहते हैं लिटरेचर रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, इसे बेशक इंट्रोडक्शन के अंदर डाल दो, मतलब इसको सेपरेट लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग ना दो, लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन के अंदर ही करो या नीचे पैराग्राफ्स के अंदर करो। अच्छा, फिर कुछ जर्नल्स कहते हैं कि यार ये जो मेथोडोलॉजी है ना, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस एक सेंटेंस डाल दो, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक आखिरी लाइन डाल दो, द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस रिसर्च इज डॉक्ट्रिनल और जो भी है। तो कुछ जर्नल्स ये भी कहते हैं। एंड अगेन रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस जो है ये भी ज़्यादातर विद इनसाइड द आर्टिकल, आर्टिकल की जो बॉडी के अंदर है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, मतलब इसके लिए भी सेपरेट हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक हो गया। और फिर रेफरेंसेस, आखिर में ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस डालना है, वो कहते हैं यार फुट नोट्स के अंदर डालो, इसके ऊपर भी हम आ जाएंगे। ये मैंने एज अ ग्लिम्स के साथ बता रहा हूँ कि वैसी जो स्ट्रक्चर ऑफ जो स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर है बेसिकली, ये ज़रूरी नहीं है कि यही फॉलो किया जाए। इन चीज़ों को जर्नल के मुताबिक, जर्नल की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ट्वीक किया भी जा सकता है। ठीक हो गया। अलबत्ता ये चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होते हैं। वो क्या क्या चीज़ें होते हैं? वो होते हैं टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। और बाकी जो आर्टिकल के अंदर जो आपके पैराग्राफ्स है, जो आपने खुद से पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, वो आप कैसे बनाएंगे उसके ऊपर भी हम आते हैं। बट अल्टीमेटली दीज आर दी नेसेसरी पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर। ठीक हो गया, मोर और लेस। हम अब आगे जाते हैं। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, हम इस चीज़ पे अब आ रही है हमारी मेन बात है इस पे, सोर्सेज। रिसर्च आर्टिकल की सोर्सेज क्या क्या होते हैं? हाँ, अगेन ये मैं आपको अभी एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप लोग अभी रिसर्च पेपर पे स्टार्ट करें, आप लोग की और किस्म के आर्टिकल्स है शायद उस पर आप पहले स्टार्ट करें तो, बट फिर भी एट द एंड यू विल स्टिल बी यूजिंग द सेम सोर्सेज। वो क्या सोर्सेज है वो आपको ये सामने मौजूद नज़र आ रहे हैं। एकेडमिक जर्नल्स, एकेडमिक जर्नल्स जो है, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, एकेडमिक जर्नल्स जो है, एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं? वो बेसिकली ये चीज़ होती है कि एक जर्नल बेसिकली ये चीज़ होती है कि उसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स, मुख्तलिफ एकेडमिक्स अपने आर्टिकल्स बेचते हैं। ठीक हो गया। और वो पूरी पीयर रिव्यू प्रोसेस वगैरह सब कुछ उसके अंदर जो बेसिकली रिसर्च वो जो होता है ना, उसके अंदर बेसिकली रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। तो वो जो एकेडमिक जर्नल के आर्टिकल होते हैं वो बेसिकली असल सोर्स है। ठीक हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म की तो उसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं, वो एक किताब की शेप में होते हैं और वो ऑनलाइन भी, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके अलावा स्टैट्यूट्स एंड जजमेंट्स, दीज आर योर प्राइमरी सोर्सेज। ठीक हो गया, दीज आर योर प्राइमरी सोर्सेज। ये सबसे आपके प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि सारी बात है कानून स्टार्ट ही होते हैं लॉ से, स्टैट्यूट से। जो भी आप जिस टॉपिक के ऊपर भी लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर फिर एग्जांपल ले, तो सारी बात है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 से स्टार्ट करेंगे कि यार वो क्या कहता है, उसकी सेक्शन उसके तमाम कौन सा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है इस खास टॉपिक के बारे। फॉर एग्जांपल अगर हम आ जाते हैं कैपेसिटी के ऊपर, तो हमें पता है सेक्शन 11 और 12 के अंदर मौजूद है कि यार कौन कौन है क्वालिफाइड, हु इज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर यार जजमेंट्स, जो जजेस ने अपने जजमेंट्स के अंदर क्या क्या यार शामिल किया हुआ है, क्या बताया हुआ है, कैसे इंटरप्रेट किया लॉ को, और उनने अगर लॉ लॉ को जैसे इंटरप्रेट किया, उनने क्या सही किया हुआ है, गलत किया हुआ है, अगर सही किया किस हद तक सही किया है, अगर गलत किया किस हद तक गलत किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आपने ये भी शामिल करने ज़रूर। विदाउट दीज टू, without these two things you cannot say you have done research। ठीक हो गया। of course this goes for the other sources as well, but ये दोनों प्राइमरी है। ठीक है।
सॉरी अबाउट दैट। उसके अलावा फिर आ जाते हैं यहाँ स्कॉलरली बुक्स। स्कॉलरली बुक्स के मानी ये हैं यार, जो बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनने किताबें जो लिखे हुए हैं। तो आप लोग यार सोच रहे होंगे यार ये इसकी क्या ज़रूरत है जब स्टैट्यूट्स और जजमेंट्स में सब कुछ मौजूद है। उसका वजह यह है, जवाब यह है कि जैसे मैंने आपको बोले कि वकील जो है, अ लॉयर इज़ नॉट द ओनली वन हु डज लीगल रीजनिंग। ये रिसर्चर भी करते हैं, स्कॉलर भी करते हैं, जज भी करता है, ठीक है। दे आर ऑल लीगल, दे आर ऑल डूइंग लीगल रिसर्च, ऑल कंडक्टिंग लीगल रिसर्च। तो ज़ाहिर बात है ये जो स्कॉलर्स ने किताबें लिखे हुए किसी चीज़ के ऊपर, उनने भी जिस टॉपिक के ऊपर बात की, दे आर ऑल्सो इनफैक्ट इंटरप्रेटिंग अ लॉ। वो भी कानून को इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कानून में ये लिखा हुआ है, कानून द लॉ इज सेइंग दिस, वो भी कानून की तशरीह कर रहे हैं। और वो अक्सर जजमेंट्स, और वो ज़्यादातर जजेस की तनकीद भी करते हैं। तनकीद से मुराद ये नहीं है कि बस वैसी बातें करें, प्रॉपर क्रिटिकली एवेल्युएशन करते, प्रॉपर क्रिटिक करते हैं कि यार ये देखो, ये जजमेंट में जज ने ये डिसीजन दिया हुआ है, इस डिसीजन में ये फॉल्ट है, ये गलती है, बेहतर था वो ऐसे डिसाइड करे। तो आपने ये पर्सपेक्टिव ज़रूर देखना है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो माशाल्लाह दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, बट वी वी डू नॉट अप्रिशिएट देम एज मच एज वी डू। ठीक हो गया। ऑफ कोर्स हम जब स्कॉलर्स की बात करें तो खाली इसमें प्रोफेसर्स नहीं शामिल होते, वकील भी हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपको हामिद खान का मिल सकते हैं। उनके बहुत बहुत ज़्यादा किताबें, उनने इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत अच्छी किताब है उनकी। उनकी लीगल सिस्टम में अभी रिसेंटली किताब आया हुआ है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट बुक्स, सो यू मे देन, if you're writing on the same topic, naturally you must read those books as well, and you must gain those perspectives, and then you must critically evaluate those perspectives. Okay, so you cannot do without this. और हाँ, peer reviewed articles, these are basically the same as scholarly books. वो क्यों? वो क्योंकि हर प्रोफेसर या हर बड़ा रिसर्चर, हर बड़ा स्कॉलर जो है, वो जब भी किताब लिखने से पहले वो हमेशा एक आर्टिकल लिखता है। सो द आर्टिकल इज इन अ वे द ओरिजिनल फॉर्म। या अगर वो आर्टिकल ना भी लिखे, सॉरी वो किताब ना भी लिखे, तो आर्टिकल फिर भी मौजूद होता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट टेक्स अ सिमिलर लेवल ऑफ एफर्ट, दीज टू थिंग्स, इन दोनों में ये काम मौजूद है। ठीक हो गया। सो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जो है, इसे हम जर्नल आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, वही एकेडमिक जर्नल्स वाले जो जर्नल्स के अंदर छप जाते हैं। ये भी वही आर्टिकल्स की बात हो रही है। पीयर रिव्यू, वो इसका वजह यह है कि पेयर रिव्यूड आर्टिकल्स बेसिकली वो है कि आप जब जर्नल के अंदर आर्टिकल बेचते हो, तो वो उसकी, वो फिर एक्सपर्ट्स को बेचते हैं आगे, जो एक्सपर्ट्स इन द फील्ड है, रेलेवेंट एक्सपर्ट्स आपके टॉपिक के रिलेटेड, और वो फिर रिव्यू करते हैं। वो फिर कहते हैं इसमें ये कमी, ये कमी है, इसमें ये अच्छी बात है, और आप इसकी ये मतलब इन ऑर्डर टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल, वो इस वजह से करते हैं। इसमें हम ज़्यादा बाद में जाते हैं, बट ऑल यू नीड टू नो इज दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। इसके अंदर आपको स्कॉलरली पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। ठीक हो गया, जैसे इसके अंदर मिलेगा। एंड दिस इज बेसिकली एकेडमिक जर्नल्स, एंड दीज कैन बी कंसिडर्ड इन the same thing basically, because by academic journals what we really mean are articles published in those journals. ठीक हो गया। So you have these peer reviewed articles. Maybe a guy has written on contract, on offer, and you're writing an offer on offer. You may use his article, you may evaluate, he's saying this on offer, but this is incorrect. Why is this incorrect? This is the reason it's incorrect. So these perspectives again matter. This is a scholarly perspective, an academic perspective. और मज़े की एक बात बोलूँ, आपके जो सबसे बड़े जजेस और वकीला हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े एकेडमिशियंस भी है, वो बड़े अच्छे स्कॉलर्स भी है। अदर देन हामिद खान, you may talk about, for example, Sayyid Sharifuddin Pirzada. He has written a lot of academic papers, a lot of articles that we don't know about. अगर आप कभी अगर आपको कभी मौका मिले, उनकी ज़रूर पढ़े, उनकी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी एग्जाम्पल है कि ब्रोही साहब का लो, बट who has also written numerous articles, not just on law, on other things as well. उसने बड़ी किताबें भी लिखे हुए, वो अलग बात है। But again, the point I'm trying to make is that the most brilliant lawyers you often see, they are also academics. They are reading these academic papers, the same articles, the same books,
ठीक है, they are going through these same journals, because to them this is not just a source of research paper. They might not even write a research paper, they're just going through it, but for the same reason that this contains a lot of knowledge. अगर आप इससे कोई रिसर्च पेपर के लिए भी नहीं पढ़ रहे, आप वैसी नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हो, इनसाइट गेन करने के लिए पढ़ सकते हो। तो इसमें माशाल्लाह से क्या कह सकते हैं, जो हमारे सबसे बड़े वकील हैं या सबसे बड़े जजेस भी रहे, तो वो भी इस तरह के लोग थे, वो भी प्रोफेसर्स की तरह थे, वो भी पढ़ते थे लिखते थे बहुत ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली जो हमारे सबसे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो तो उनका काम ही है, उनने लिखे बड़े बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, जिसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर हम प्रोफेसर्स की बात करें, डॉक्टर मुनीर इज़ वेरी गुड वन, हिज बुक ऑन प्रेसिडेंट इज़ फेमस। इसी तरह ज़ुबैर अब्बासी साहब एंड शहबाज अहमद चीमा साहब हो गए, उनने ये फैमिली लॉ पे लिखे हुए। उसके अलावा अभी जहन से मेरे निकले हुए डॉक्टर इकरामुल्लाह फॉर एग्जांपल, आर्बिट्रेशन लॉ इन पाकिस्तान, उनका बहुत अच्छी किताब है। एंड if you ever talk to them, they will always say that these started out as their theses, as their research articles, but again ये अभी थोड़ी आगे निकल गई बात, sorry about that. Back to sources, the point was to highlight, emphasize how important these things are, ठीक है। now conference papers, ये क्या भला होती है, आप एक अगर आर्टिकल लिखते हो और आप कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट करते हो, इसी तरह स्लाइड के फॉर्म में जैसे आप करते हो, या अगर स्लाइड के फॉर्म में नहीं वैसे प्रेजेंट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस पेपर। ये फिर अपलोड भी करते हैं लोग अपने क्या कहते हैं SSRN में वगैरह वगैरह में, उन चीज़ों में, उसमें फिर बाद में आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। एक हुकूमत ने किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर यार कोई बात लिखा है, कोई काम किया हो, तो उनकी रिपोर्ट्स जो, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या पर्सपेक्टिव थी, ठीक हो गया। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, यार उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ तो वो कहते हैं कि यार इसमें ये मामला है, ये मामला, ये लीगल बात है, हमने इन लोगों को बुलाया तो हमने ये बातें बोले और ये हमारा रिपोर्ट है। तो ये तो इस चीज़ को ज़रूर पकड़ो। अगर इफ़ यूर राइटिंग इफ़ यूर राइटिंग इज समथिंग दैट कंटेन्स गवर्नमेंटल एक्शन और एंटी गवर्नमेंटल एक्शन फॉर दैट मैटर, जिसमें यार गवर्नमेंट का, हुकूमत का कोई हाथ साथ लगाओ, तो इस बात को, इस चीज़ को आपने ज़रूर पकड़ना है। ये बहुत अहम बात आ जाती है, अहम काम की चीज़ आ जाती है उसके लिए। अच्छा, फिर क्रेडिबल वेबसाइट्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज। हम जब क्रेडिबल वेबसाइट्स की आ जाते हैं, तो आजकल ये जर्नल्स की ब्लॉग साइट्स खुले हुए हैं। ये क्लूवर लॉ इंटरनेशनल बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, बड़ी किताबें वगैरह छापते हैं, बड़े उनकी जर्नल्स है, आर्टिकल्स छापते रहते हैं। उनकी ब्लॉगिंग वेबसाइट भी आ जाता है। तो जब क्रेडिबल वेबसाइट की आ जाती है बात, तो उसके अंदर एक एकेडमिक तरीके से फुटनोट्स वगैरह के साथ, रेफरेंसेस के साथ कुछ लोग ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। उसके ऊपर भी बाद में डिटेल में आ जाता है ब्लॉग आर्टिकल के ऊपर, ये नया चीज़ है। तो वो, बट वो एक किस्म की क्रेडिबल वेबसाइट है, ठीक हो गया। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इस्लामिक प्रोग्राम ऑफ इस्लामिक लॉ इन हार्वर्ड। ये हार्वर्ड लॉ स्कूल का प्रोग्राम ऑन इस्लामिक लॉ, इनकी भी आजकल इस तरह की वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है। तो उनकी भी वहाँ कुछ लोगों की छोटे छोटे ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो ये भी आप लोग ज़री बात है एज अ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगेन यू हैव टू ऑब्वियसली स्क्रूटिनाइज इट वेदर इट्स वर्थ योर टाइम। एक अच्छा सोर्स है, but yes, nonetheless these are credible sources. And any other, this goes for any website that has a legitimate expertise on the area, उसके साथ, ठीक हो गया। और फिर इंसाइक्लोपीडियाज, आपने सुना होगा स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया हो गया या फलाना इंसाइक्लोपीडिया। सो यस, यू मे आल्सो यूज देम एज सोर्सेज एज वेल, दे आर वेरी गुड सोर्सेज। अलबत्ता अगर मेरा एडवाइस ये होगा कि जो उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर खुद जो सोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं ना, अक्सर वो उन लोगों की अपने सोर्सेज है, आप वो इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। नेवरदलेस यू मे यूज दिस एज वेल। और आखिर में आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स, अखबार, फॉर करंट एंड ओपिनियन बेस्ड डेटा, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अक्सर कुछ वकील जो होते हैं, ज़्यादातर वकील सॉरी, वो एकेडमिकली उनके पास टाइम नहीं होता या बस लिखना नहीं चाहते, तो वो रिसर्च आर्टिकल की जगह वो अक्सर ये लिख देते हैं, न्यूज़पेपर लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल। सो यस, यू मे एब्सोल्युटली यूज दैट एज वेल। इट्स अ proper genuine source, a relevant source, and you may see
फलाने वकील ने लिखा कि अगर वकील ना हो कोई और बंदा हो, कोई प्रोफेसर हो, लेकिन प्रोफेसर भी ना हो, बस कोई भी बंदा हो, उसने लेकिन कोई इस तरह का पर्सपेक्टिव दिया जो आपको लगता है रेलेवेंट है आपके वर्क के साथ, तो आप बिल्कुल उसे इस्तेमाल कर सकते हो. बट अगेन यू मस्ट रिमेंबर, इन ऑल केसेस यू मस्ट स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, यू मस्ट स्क्रूटनाइज. स्क्रूटनी आपने करना है, आपने इवेल्युएट करने के, यार ये अच्छा सोर्स है, ये मेरे काम की चीज़ है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा है, मैं अपने आर्टिकल में इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो यू मस्ट स्क्रूटनाइज ऑल दीज सोर्सेज. ठीक हो गया, ऑल ऑफ देम. एंड हाँ, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, ये मैंने काफ़ी आगे कर दिया. आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट. बीच बीच में असल में ये ज़रा खांसी से लगी हुई, इस वजह से मैं बीच में उगा रहा था. बट आई होप you were able to learn something of this, and I believe this is still the first day, still the very first day, but still I hope you're able to learn something of this. And अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो वो फिर मेरी कमी पेशी थी, उसके लिए not your fault at all. I'm very very sorry about that, and inshallah I will try to answer that in the question answer session. But nonetheless, this is all for today. Thank you very much. Okay, as we conclude the phase one, so if any of the participant has any questions, they can ask through the Q&A box. And also, thank you all for joining us today and staying engaged with the session. And a huge thanks to Mr. Amar for his valuable insights and practical tips. So we're just getting started. Stay consistent and committed. If anyone has any questions, they can ask through. जी, एक ये सवाल मुझे आ रहा है मोइज़ुर रहमान का. व्हाट शुड बी ए लेंथ ऑफ एन आर्टिकल एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्ड लिमिट और अदर आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर को कैसे रेफर करेंगे? मोइज़, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, और ये इंशाल्लाह ये आगे आगे क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में परसों वाले वर्कशॉप के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. मैं क्योंकि ये मैंने हमने असल में 30-30 मिनट रखा हुआ है ताकि ऑल एट वंस एकदम मैशअप ना हो जाए. ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मुझे मैं इसकी जवाब दूंगा, आप बेफिक्र रह जाना. इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा. अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ. ठीक हो गया, सो प्लीज़ डू इट. Okay, thank you all for being part of phase one. Looking forward to meet you all tomorrow and day after tomorrow. And also a special thanks to Mr. Amar for his valuable insights. So thank you everyone. इट इज़ माई एब्सोल्यूट प्लेजर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये बस एक सवाल है, इसका मैं जवाब देता हूँ, फिर हम एंड करते हैं. ठीक है.
Okay. Sir, you're not audible. Can you turn on your mic? अच्छा, सॉरी अबाउट दैट। मैं असल में टाइप कर रहा था, मुझे लगा वो टाइप करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ठीक है, मैं इसी तरह ही जवाब दे देता हूँ। ये एक सवाल है फैसल का कि अगर हम मुख्तलिफ सोर्सेज गैदर कर रहे हैं तो हमने क्या उन्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा, और क्या हम और अगर हम मॉडिफाई करेंगे और अगर हम बार बार सोर्सेज ही इकट्ठे कर रहे हैं तो हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारी अपनी पर्सपेक्टिव क्या है। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल जी, आप मुख्तलिफ सोर्सेज तो गैदर करोगे, लेकिन एक रिसर्च पेपर में, रिसर्च पेपर की बात कर रहा हूँ, उसकी ओनली अप टू 5% ऑफ वन सोर्स अलाउड है। यू आर ओनली अलाउड टू रेफर 5% ऑफ वन सोर्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप जितने जिस बंदे की भी पर्सपेक्टिव आप पकड़ रहे हो ना, आप उसे क्रिटिकली इवेलुएट करोगे। आप बोलोगे यार कि ये बंदा ये कह रहा है, ठीक हो गया, ये और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इसमें ये चीज़ें रह गई। तो आप उसकी जब मतलब एक किस्म की तनकीद भी कर रहे हो, यस ऑब्वियसली यू आर in a way criticizing them, but you're constructively criticizing them. You're saying, they miss these things, and they and these are the things they should have also discussed. And further we may discuss them on such lines as well. ठीक हो गया। सो यू आर ऑल्सो शेयरिंग योर ओन परस्पेक्टिव ऑन दैट। तो आप लोग ने इस बात का कभी डरना नहीं है कि यार अगर हम बार बार किसी को साइड कर रहे हैं तो हम अपना क्या कुछ कह रहे हैं। साइड करने से बेसिकली ये होता है कि प्लेजरिज्म से बंदा बच जाता है। रिसर्च पेपर में 19% प्लेजरिज्म या सिमिलैरिटी इंडेक्स अलाउड होता है, लेकिन कुछ जर्नल्स के पर अपने मॉडिफिकेशन थे, कुछ कहते हैं यार 10% हो, कुछ कहते हैं फिर 15% हो, वट एवर, बट वो दैट्स नेक्स्ट टू इट। लेकिन उसका बेसिकली ये होता है कि यार एक बंदे ने अगर बात बोली है जिससे आप अग्री करते हो, तो आप उसे जब रेफर करते हो आप उसे इज्जत भी दे रहे हो कि हाँ यार ये इस बंदे ने ये बात बोली, मैं मानता हूँ, इसने मेरे से पहले बोला है। लेकिन आप साथ साथ ये भी बोलते हैं यार लेकिन मेरे से पहले ये बात बोले, लेकिन इसमें ये चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, ये चीज़ें यार इसमें कोई बात है और इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो यू आर स्टिल शेयरिंग योर ओन पर्सपेक्टिव ऑन दैट, देयर इज सो यू नीडंट वरी। और हाँ, दूसरी बात ये, अगर आप दो तरीके से रेफर कर सकते हो, या आप उसे कोट ऑन कोट मतलब वर्ड टू वर्ड बस कॉपी पेस्ट करो, उसी तरह ही लगा दो। एंड दैट इज नॉट द प्रेफर्ड तरीका। अलबत्ता आप कर सकते हो, आई बिलीव you may do it once or twice, but it is better that you write it in your own words. बेहतर है कि आप अपनी अल्फाज में लिख दो। ठीक है, या जैसे यहाँ फैसल कह रहे हैं कि मॉडिफाई करो, तो आप बेशक मॉडिफाई कर दो उसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो प्लेजरिज्म से भी बच जाते हैं। बट आप लोग इस बात से ना डरो कि अगर आप
किसी सोर्स को शेयर साइट कर रहे हो, दैट यू आर नॉट शेयरिंग योर ओन ओपिनियन. अल्टीमेटली यू आर शेयरिंग योर ओपिनियन by giving respect to the previous person, the person before you, that he shared this opinion prior to me. And secondly, by also evaluating him कि यार इसने ये बात बोले, मेरे ख्याल में यार इसने कुछ बातें मिसिंग हैं, या इसने बात बोला है लेकिन ये पुरानी होगी, हमने इन चीज़ों को भी देखने हैं, ये उस ज़माने में था नहीं ये चीज़ें, तो ये अपने टाइम के लिए ठीक था लेकिन अब यहाँ तक आ गए. अलबत्ता हाँ, कुछ केसेस ये होते कि यू हैव नो अदर चॉइस देन टू साइड देम बिकॉज यू नो देयर आर बिग अथॉरिटी. दे आर अ वेरी बिग अथॉरिटी. अथॉरिटी से मुराद ये है कि यार वो बंदा एक्सपर्ट ही एक्सपर्ट है, उससे मतलब आगे कोई है नहीं, तो उसे साइड करने एक नेसेसिटी बन जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसा बात बोला है कि आप एक किस्म का एक फैक्चुअल बात भी नहीं है, but it's a very good perspective and it's shared amongst a lot of people, so you must share that कि यार ये generally ये बात किया जाता है. Of course you're welcome to challenge that general notion as well. The sky is the limit, you may challenge that as well, but you must do so in a very concrete way. जैसे अदालत की वहाँ प्रिंसिपल है ना, cogent evidence, strong evidence, आपने बहुत अच्छी सबूत के साथ आना है कि इस बात को चैलेंज करे. But even then when you're challenging them, when you're evaluating whatever that authority said, you still have to cite that person as well. ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने देखने, तो इस बात से डरना नहीं है, ठीक है? There's no problem at all. Although you must still avoid over quotation, ठीक है? And rather don't even do quotation. Write it in your own words, then cite that person. Whatever that person said it, just write it in your own words. ठीक है? अगर और कोई सवाल नहीं तो हम खत्म करते हैं. Are you done, sir? बस ये नयाब अब्बासी का रिजल्ट ऑफ रिसर्च, हाउ शुड वी राइट द आउटकम ऑफ रिसर्च, हाउ टू एनालाइज द डेटा. बिल्कुल नयाब, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर कर देंगे, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक हो गया? इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक. अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक दैट्स ऑल. Okay, so thank you everyone for joining in today. Looking forward to see you tomorrow and day after tomorrow as well at 8 p.m. inshallah. You guys can leave now. The meeting is ended. Thank you again everyone for joining. Assalamu alaikum.